वेलकम बैक। बात हो रही थी कि कराची के हवाले से ख़ास तौर पे 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उस पे अभी तक सही मानों में काम शुरू नहीं हो सका और इसमें भी कोई शक नहीं है 300 ऐसे प्रोजेक्ट हैं कराची के जो जिसकी मंजूरी जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने देनी है, लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे, इस पे क्यों सियासत हो रही है। अरसलान ताज साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खासतौर पे कराची के हवाले से दोनों तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि हमारे पास आप 100 प्रोजेक्ट्स गिनवाने की बात कर रहे हैं। जावेद नायाब लगाड़ी साहब भी चंद सड़कें गिनवा के कह रहे हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम कराची में देखें तो पिछले 13 सालों में इन्होंने हमें कोई 10 बसें दी हैं और अभी 66 बसें नई देने का इन्होंने ऐलान किया है। चिंची रिक्शे जो गाँव देहातों में चलते थे वो कराची में आ गए हैं, जहाँ यहाँ पे ट्राम चलती थी। और रही बात आपकी 2.5 साल में आपकी भी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसको मैं यहाँ पे गिनवा सकूँ। आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर संजीदा गुफ्तगू हम करना चाहते हैं तो समझें जी जी कि किसका क्या काम है। पहली चीज, अगर वफाक अपने पैसों में से जो पूल बनता है एनएससी का, उसमें से तमाम सूबों को एक परसेंटेज के हिसाब से पैसे देता है, तो वो इसलिए देता है क्योंकि सर्विस डिलीवरी का काम सूबों का है, तमाम सूबों का, चाहे वो पंजाब हो, केपी के हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। तो वो इसलिए पैसे देता है कि सर्विस डिलीवरी में क्या होता है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। सेहत, तालीम और दीगर शोबाजात। तो ये सूबे का काम है करना। अगर सूबा नहीं कर सकता, कौन से प्रोजेक्ट, अगर कोई खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो, 200-300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो, मिसाल के तौर पे K4 का मंसूबा शुरू हुआ था 25 अरब से और वो चला गया 100 अरब रुपए की लागत पे, तो उसके अंदर शेयरिंग बेस्ड फॉर्मूले के तहत जो है वो फंडिंग होनी थी। KCI का मंसूबा जो है वो इसी तरह था। बात यह है कि कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कौन कौन जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अगर तो ये कि जी वफाकी हुकूमत कराची के लिए क्या नहीं कर रही और क्यों नहीं कर रही, तो फिर एक काम करते हैं, ये कह दें कि जी वफाक डायरेक्टली कराची में फंडिंग खुद करे और सूबा का जो वजीर आला है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे नहीं, तो फिर वो बीच में आके ये ना बोले कि जी मैं नहीं मानता, मैं इनको काम करने नहीं दूंगा। जून 2020 में मुराद अली शाह साहब ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एतराज उठाया कि वफाकी हुकूमत क्यों कराची में हमसे पूछे बगैर काम कर रही है। जब वजीर आजम की जानिब से MNA की मुशावरत के बाद कोई स्कीम लॉन्च होती है तो इनके पीपल्स पार्टी के अरकान जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि कराची में तरक्याती काम रोक दिया जाए। तो ये इनकी नीयत है। अगर वफाक खुद से काम करना चाहती है, ये कोर्ट में चले जाते हैं, ये दीगर बात कहते हैं कि जी हमसे पूछे बगैर काम करो। इनका सिर्फ एक मामला है, ये कह रहे हैं कि हमारी जेबें गरम करो, हम काम का हमें कुछ पूछताछ ना करो, हम कुछ पूछें। तो ये दूसरी चीज ये कह रहे थे मेगा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी रोड, मैं बताना चाहूंगा मेगा प्रोजेक्ट वो सिर्फ नीपा चौरंगी से लेकर सिविक सेंटर तक था, जो कि 3 किलोमीटर का रोड है। सफूरा चौरंगी गलत बात कर रहे हैं। सफूरा भी शामिल कर लें। क्यों नहीं है? नहीं चलो इन्होंने क्या, मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा अपनी एमपीएशिप से अगर आप मुझे गलत साबित कर दें। नीपा से सिविक सेंटर तक का अगर वो नहीं था। चैलेंज करें ना, आप चैलेंज करें, आप चैलेंज करें बात। अच्छा आप अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। ठीक। और जो ये कह रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट फेडरल के सकी हसन से लेके 3 हट्टी तक जो है 6 फ्लाईओवर एक साथ आने और जाने के बनाए। हमारी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई, हमने कहा हम नए प्रोजेक्ट के बजाय जो जिले में प्रोजेक्ट हैं हम पहले वो कंप्लीट करेंगे। वो कब शुरू हुआ पूछ ले, वो शुरू कब हुआ बता दें। KCR के मंसूबे का ग्रीन लाइन ठीक है। अरसलान ताज साहब आपका जवाब आ गया। जावेद नायाब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। वो जगह ग्रीन लाइन जो है उसका टाइम ठीक है, असद उमर साहब दे चुके हैं ग्रीन लाइन का। ये 3 किलोमीटर वाली ऑरेंज लाइन का पहले हिसाब देते हैं, हम 24 किलोमीटर की ग्रीन लाइन का हिसाब पूछ लेते हैं। आप लाइन पे रहिएगा जी। बात यह है कि अरसलान साहब अभी भी पुराने प्रोजेक्ट्स जो ग्रीन लाइन और ये ऑरेंज लाइन जो शुरू हुई थी पिछली हुकूमत में, ये उनकी बात बता रहे हैं। तो अच्छा, इन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा, इन्होंने जो कहा कि जी हमने MNAs को फंडिंग दी थी, तो MNAs को आपने सियासी बुनियादों पे फंडिंग की। आपने कहा कि जो आपके जो लाने वाले थे, जो ठेकेदार जो यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे थे, आपने उनको फंडिंग की। इस वजह से हमने एतराज़ उठाया कि अगर आपको फंडिंग करनी है तो आप पूरे कराची के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करें। ये ना करें कि जहाँ पे आपको वोट, जहाँ पे अव्वल तो वोट पड़े नहीं, लेकिन जो डब्बे भरे गए आपने वहाँ पे सिर्फ काम कराना है और बाकी इलाकों में नहीं कराना। नहीं, सुने मेरी बात, अब सुन लेना। जब आप सिंध के जजायर पे कब्जा करने जाते हैं तो बगैर किसी पूछे आप जो है वो वहां से
लेटर निकाल देते हैं। जब डेवलपमेंट रिकमेंडेशंस आपकी थी लेटर की, सुने मेरी बात, लेटर यहाँ से क्या था ना, ये भी तो माने ना। देखिए जो जेन्युइन चीज है वो माने आप। नहीं, लेटर किस हवाले से गया था? इस हवाले से नहीं कि आप आके कब्जा करें। लेटर तो ये डेवलपमेंट के हवाले से कई बात सकते हैं, कह रहे हैं ना कब्जा हम करने नहीं जा रहे हैं, इसका माशी फायदा आपको होगा, यानी सिंध को होगा। आप छोड़ देना, जजायर को जो शहर है पहले उसको सही करें। सही, जो बड़ा शहर है पहले आपने जो वादे किए थे पहले उसको सही करें। जजायर को छोड़ दें, अभी वहां पे आबादी होगी, वहां पे लोग रहेंगे, वो दुबई बनेगा, वो पेरिस बनेगा, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जो शहर है कराची, आपने जो वादे किए कंटेनर पे खड़े होके, आप उसकी डेवलपमेंट करें। अच्छा बड़ी अच्छी बात है हमारे साथ। लास्ट टाइम मुझे बताया दें कि 3 बजट इन्होंने दिया था, 3 बजट में 100 अरब से ज्यादा सिंध हुकूमत के पैसे अभी तक रोके हुए हैं। ठीक है, 100 अरब से ज्यादा अगर वो आप हमें दें, हम यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेंगे। कराची सूबे को कितना रेवेन्यू देता है? जितना नहीं, सुबह को कितना देता है बता देना, मैं फिर देता हूं। चले 80% देता है, 90%। चले 90 नहीं, मैं 80 कर लेता हूं। देता 90 है, हम कह रहे हैं 80% सुबह को दे रहा है, तो वफाक को 60% दे रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, तो भाई जो 80 या 90% आपको मिल रहा है तो करे ना। नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, यही तो आप नहीं मानेंगे तो नहीं हो रही। देखिए हो अगर हो तो ये देखिए कराची 70 में यहाँ पे ट्राम चलती थी, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज तो आमरीती हुकूमतें जो आई उसके बाद एमक्यूएम का यहाँ 13 साल से मुसलसल आपके पास रही है, तो हम तो डेवलपर कर रहे हैं ना। नहीं हो रहा ना, यहाँ पीले चिंकी रिक्शे तो आगे तब्दीली का वादा भाई जिन्होंने किया उनसे भी पूछे, उनका भी एहसाब हो रहा है ना। तो हमारा उनसे भी पूछ रहे हैं। नहीं, उनका कब हुआ है? जहांगीर तरीन कहाँ है? अगर एहतसाब हुआ होगा ना, बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, तो एहतसाब कहाँ है? हो रहा है ना, उन पे उनके केस नहीं हुए क्या? केस लंदन में हो रहा है, केस तो लड़ रहे हैं ना। अरे आपने भी मुशर्रफ साहब को कहाँ भेजा था, फिर वो बात लंबी हो जाएगी ना। फारूक अफजल साहब, आपको लगता है कराची डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अब चूंकि दोनों जमातें जो हैं वो आमने सामने हैं, कराची के वाले से संजीदगी का मुजाहरा हमें थोड़ा सा इसलिए भी लगा था कि चूंकि आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि 3 साल में ये शहर डेवलप होना चाहिए। पाक चीन इक़्तिसादी जो हमारी कॉरिडोर है, सीपैक है, उस वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि कुछ डेवलपमेंट्स होंगी और अगले 2-2.5-3 सालों में हमें नजर आएगा कराची बेहतर होता हुआ? सर 2-3 साल में बेहतर होना तो मुश्किल लगता है। अच्छा, बात यह है कि प्रोजेक्ट शायद शुरू कर सकें, अच्छा शायद शुरू कर सकें, लेकिन वो भी शायद वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी संजीदगी अभी तक शो नहीं हुई कहीं भी से, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए या इन्होंने अनाउंस किए हुए कि जब हम कराची को पेरिस बनाएंगे, इनकी बात से मैं इत्तफाक जरूर करता हूं कि जजायर को छोड़ें, पहले जो आपकी एक जो शहर है पहले उसको आप पेरिस बना दें, फिर हम जजायर की तरफ जाएंगे। वो जो पैसा वहां लगाना है आपने, पहले वो कराची पे लगाएं। और उसको देखिए, जब तक ये वॉर फुटिंग बेसिस पे कराची पे काम नहीं होगा, जफीर भाई यहाँ कोई काम नहीं होगा। आपको आवाम को लगे, हमको लगे कि हाँ ये कुछ काम हो रहा है कराची में। मैंने आपको बताया कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ट्रेन है, आज तक सर्कुलर ट्रेन का हिसाब देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब वो सर्कुलर ट्रेन मैंने खुद सफर किया जब मैं पढ़ने जाया करता था, मैंने ट्रैम पे सफर किया हुआ सर। 75 में ट्रैम उन्होंने खत्म, 76 में ट्रैम खत्म कर दी। उस वक्त तो दौर किसका था? सही, पार्टी का दौर था ना। ट्रैम खत्म, बजाय ट्रैम को आगे बढ़ाने के, सर दुनिया में हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहां ट्रैम एडवांस हुई, मजीद आगे बढ़ाया उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको और बढ़ाया गया। हमारे यहाँ उस ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया। तो ये देखिए, हमें इस वक्त कराची को जो एक ज़हनी खौफ था ना इस वक्त हमारे अवाम को, वो सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जो रोडों का है। हम आधे से ज्यादा लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये जो मोटरसाइकिलों का मशरूम है, ये कैसे खत्म होगा? ये जब तक आप प्रॉपर बस सिस्टम, प्रॉपर ट्रेन सिस्टम, ये सब चीजें नहीं करेंगे सर, ये मशरूम बढ़ते रहेंगे, ये चिंचियां आती रहेंगी, ये मिनी बसें चलती रहेंगी, लोग मतलब एक अजीब किस्म का माहौल है और किसी को संजीदगी का कोई उसका है ही नहीं कि इस पे काम किया जाए। कोई काम नहीं कर रहा। पैसा बहुत है, ट्रस्ट मी, दे हैव मनी बट दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन कराची। लेकिन एक चीज़ है, और फिर मैं अफसान साहब की तरफ जाऊंगा। 300 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कराची के प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू होने हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उनकी मंजूरी देनी है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन की अगेन कमी, और फिर दूसरा ये जो मीटिंग्स पे तलखियाँ होती हैं उसकी वजह से मामला फिर रुक जाते हैं। वफाक चूँकि पाबंद है सिंध की परमिशन का, तो यहाँ से परमिशन नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा ये थोड़ा सा उनको पॉलिटिकली नीचा दिखाने के लिए वो कर देते हैं। तो कराची के साथ ये चाहे वफाक हो या सिंध हो, दोनों जो है वो सौतीली माँ वाला सलूक क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, बात ये है कि जब तक दोनों गवर्नमेंट खुले दिल से अवामी मुफादात को सामने नहीं रखेंगे,
ये देखिए अगर ये सियासत करेंगे अवामी मफादात के ऊपर भी तो ये मामला कभी बेहतर नहीं होंगे, बजाय ये कि आप उसको नीचा दिखाएं। अगर हर चीज पे आप हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देंगे, अगर आप देखिए अगर ये अवाम की बेहतर के प्रोजेक्ट्स हैं तो ये फौरन अप्रूव होने चाहिए, बजाय ये कि उस पर हम सियासत करें। ये देखिए कि अवाम का इसमें भला हो रहा है, दे शुड गो फॉर दैट, ताकि क्रेडिट इनको भी जाएगा, क्रेडिट इनको भी। ठीक है अरसलान ताहिर साहब, कराची के वाले से कुछ खुशखबरी, चूंकि इसी इलाके से और जहां हम बैठे हैं हमारा स्टूडियो है, यहीं से आप जीते भी हैं, कुछ डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए बात यह है कि जो अभी मेरे से पहले जो साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीयत जो है ना वो नजर आनी चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। इसी वजह से वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुराद अली शाह और उनके वज़रा को अपने साथ बिठा के अनाउंस किया था। अच्छा, वो जो अनाउंस किया था उसके बाद उसको भी जानबूझ के इन्होंने जो है वो पॉलिटिसाइज करने की की कोशिश की कि ये शायद इतने पैसे हम डाल दें, इतने पैसे ये कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट हमारे हैं। तो बात ये, हमारी तो नीयत साफ है, हम चाहते हैं कि कराची डेवलप हो और हमने वो प्रोजेक्ट लिए हैं जो तासुर का शिकार हो, और जो बेसिक काम है पानी पीने का, साफ पानी जो है ना सबसे मेजर काम है, उसके ऊपर जो है बापदा ने उसको टेक ओवर कर लिया प्रोजेक्ट को, उसके ऊपर काम स्टार्ट है। जरिया आमदोरफ्त बहुत ज्यादा कराची का इशू है, केसीआर का मैंने बताया है, लेकिन इसके ऊपर केसीआर से मामला हल नहीं होगा, पूरे कराची को नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक चीज मेरा सवाल जो पीपल्स पार्टी के दोस्तों के लिए है कि हमें अभी 2.5 साल चले जी, हमने कुछ नहीं किया। आप ये बताएं कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हल्के में जो लाड़काना है, शहजाद कोट है, वहां क्या उसको आपने पेरिस बना दिया, एम्स्टर्डम बना दिया, आपने हांगकांग बना दिया? आपने पहले किसने रोका था आपको? पहले कौन सी वफाकी हुकूमत जब आपकी अपनी थी, जब सदर जरदारी साहब थे, तब आपको किसने रोका था? नवाब शाह को या लाड़काना को? इसमें अरसलान ताहिर साहब कोई शक नहीं, लेकिन इनका ये दावा है कि वहां चूंकि हमने काम कराए तो इसलिए वोट मिले। दूसरा ये, चूंकि ये तो 5 साल के बाद अवाम बता देंगे कि उनको वोट मिलने चाहिए, यानी कराची की कारकर्दगी आपको चैलेंज होगा चूंकि आप 2 साल के बाद फिर इलेक्शन में आएंगे। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और कराची से हम आगे बढ़ना चाहते हैं वफाक की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। आपको लगता है कि इनके पास नंबर्स हैं और आपकी हुकूमत को खतरा है? अगर उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी तो आपको घर जाना होगा। जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ अगर अदम एतमाद की तहरीक आ गई और इन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर दिए, इन्होंने अक्सरियत 2/3 साबित कर दी ऐवानों के अंदर, तो आपको घर जाना होगा। आपको लगता है कि ये नंबर्स ले आएंगे? देखिए बात यह है कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे बहुत अफसोस के साथ बिलावल यूटर्न जरदारी कहना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि हम लात मार देंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे, अब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेके आएंगे। इनके ऊपर अदम एतमाद लाने का मुझे लग रहा है कि इनके लोग खाने देंगे। भाई वो 31 जनवरी का इंतजार कर रहा हूँ मैंने वेस्टकोटें भी बनवा ली हैं, हमारे लोगों ने शेरवानियां भी बना ली हैं, नए नए कपड़े भी बना लिए, कब जाएंगे, इस्तीफा देंगे? हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस वक्त, और हम फूल, हमने मिठाइयाँ सब तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये इस्तीफा कब देंगे हम मुंतजर हैं। 31 जनवरी को हम बड़ा मुंतजर हैं कि इस्तीफा कब देंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो बहुत दूर की। जी जावेद साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे, 31 जनवरी को हुकूमत घर जा रही है, इस्तीफे दे रहे हैं, और मिठाइयाँ उन्होंने रखी हुई हैं, सूट कोट उन्होंने बना के रखे हुए हैं, क्या आप दें? देखें, जब हुकूमतें जाती हैं तो एक दिन पहले आपको याद होगा जमाली साहब जब जा रहे थे तो एक दिन पहले उनसे किसी ने पूछा कि जी आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा। सही, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी यही कहते थे। सही, लेकिन वो हालात नहीं है। लेकिन नहीं, हालात तो हैं, वही है, हालात वही हैं। अच्छा, हालात वही हैं, अवाम का जीना महल है। अच्छा, शुगर माफिया इस मुल्क पे काबिज है, वो माफिया यहाँ पे काबिज है। जिनका सियासी, सुने, जिनका शुगर माफिया कौन है, ओमनी ग्रुप कौन है, ये जावेद साहब आपको तो सूट ही नहीं करता ना, ये से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जुल्फी बुखारे हो, वो अनिल मुसरत हो, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे लोग बाहर से लेके आए, वो तो अब आ रहे हैं ना फॉरेन फंडिंग केस अभी आ रहा है, ये उसमें जवाब देंगे इनको कौन से उनके पास है चीजें, वो जवाब दे देंगे। कौन से इसराइली लोगों ने इनको जो है वो फंडिंग की है, ये बाहर के लोग हैं बेसिकली, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यकीन करें, आप सिंध असेंबली में जाएं, आप कौमी असेंबली में जाएं, ऐसे ऐसे लोग आए बिलीव मी जिन्होंने कभी सियासत की नहीं। कई ऐसे साहब हैं जिन्होंने अपना हल्का ही नहीं देखा था और उनको सिलेक्ट करके हल्के में भेजा गया। 70s में भुट्टो साहब जो कैबिनेट लेके आए थे, उनके भी फ्रेश लोग थे, तो इसमें क्या है, नए लोग आए तो आप उनको ये तो ना करें ना, ताने तो ना दे। इनसे ना मिलाएं, नहीं इनसे नहीं मिला रहा, उनके भी मिला नहीं रहा, नहीं मिला रहा, मैं मिला नहीं रहा। आप जाके तारीख का फिर एक दफा
हमें तारीख का पता है, तारीख का पता है, इसलिए रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं तो पहली दफा अगर कोई कैबिनेट का हिस्सा बनता है तो उसको ताना तो ना देना। 25-30 लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है अभी तक, जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी, आपको पता है? अरे तो कई ऐसे लोग हैं जो कि ड्यूअल नेशनल हैं, जो अमेरिकन टेक्नोक्रेट है ना। अवाम ने तो अरसलान ताज को वोट दिया है। अरसलान ताज यंग आपकी तरह लीडर है। अरसलान ताज की कौन सी डिसीजन मेकिंग में इनकी बात है, मुझे बताएं। अरसलान ताज से कोई पूछता है कि हम क्या करें? इन्होंने है ना जो भाई वफाक है किससे? अरसलान ताज जुल्फी बुखारी से पूछता है जो कि यूके का, वो तो उनकी पार्टी की पॉलिसी है ना, पार्टी पॉलिसी। इनका ताल्लुक ही नहीं है अवाम से, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अवाम ने इनको वोट दिए जिस तरह आपको वोट मिले। फारूक साहब, आपको लगता है? आपको पता है अली मादिल शेख ने 7,000 भी वोट नहीं लिए थे और वो आज अपोजिशन लीडर बन गए। लेकिन जीत तो गया था ना, वोट ही कम थे तो क्या करे? जीत तो गया था ना, एक वोट से भी जीत ही। चले खैर, वो अलग बहस है। चूंकि आप अभी ज़िमनी इंतखाब जीत के वो सही है और 18 वाले सही नहीं थे। हमने जो ज़िमनी इलेक्शन किए हैं ना वो हमें पता है। अच्छा चले ठीक है। फारूक भाई, आपको लगता है हुकूमत घर जाएगी और इनके पास अक्सरियत है? यूटर्न जिसकी बात अरसलान ताज साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे यूटर्न तो इन्होंने लिए, इन्होंने बड़ी आस उम्मीद दिलाई थी आवाम को और आहिस्ता आहिस्ता करके इनके अहदाफ जो हैं वो तब्दील होते गए। और पीडीएम अब ये कह रही है कि हम सेनेट के बाद जो है सही मानों में पीडीएम की तहरीक चलेगी। तो फिर मुझे आप बताएं कि 30 साल में कोई ऐसी अपोजिशन जिसने कभी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया हो खुले दिल से, मुझे बता दें। हमेशा जब कोई गवर्नमेंट में आता है जो अपोजिशन होती है वो धांधली का ओनर होती है, चाहे कोई भी आया हो। पिछली गवर्नमेंट में आप देख लें, 30 साल से आप देख लें, ठीक है। और वो डे 1 से शुरू हो जाता है जी कि ये चोर हैं, ये फलाना है, हम इनको उतारेंगे, ये गलत वोट से आए हैं। जो जीत जाता है वो कहता है मैं ठीक जीता हूँ, मैं अगर हार गया हूं तो वो कहते धांधली हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ खुले दिल से आज तक कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया अवाम के वोटों को। जो तरीकाकार हमारा सिस्टम है ना, ये पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, अब वो तो है ही बोगस। दिस इज ऑल रोटर सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम ये कि ये कभी भी तरीके तमाम जो होगी ना, देखिए ये कामयाब नहीं होगी, ठीक है। नहीं, ये तो लग भी नहीं रहा कि ये कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात मैं आऊंगा आपकी तरफ भी। एक चीज वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या आप क्रेडिट देते हैं? उन्होंने माना कि मेरी टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। पहला वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है जो कम से कम मान भी रहा है। नहीं तो यहाँ ये होता था कि दूध और शहद की नहरें बह। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि चूंकि उनको लग रहा है कि ये साल जो है वो कामयाबी का साल होगा। आपको लगता है कि वाकई में, चूंकि आप बिजनेस को समझते हैं, कि कुछ बेहतरी होगी, हम ग्रोथ लेवल? देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर वेरी गुड। ये हमारी आवाम को, लोगों को पता होना चाहिए। हमें इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप अगर देखें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हमारी तकरीबन इस वक्त जो जब गवर्नमेंट आई थी 19.42 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स थी, जो कि इन्हीं के दौर में जब गए थे ये, जब 2013 में, तो 25.72 बिलियन डॉलर थी। तो नून लीग के दौर में वो कम होकर 19.42 बिलियन डॉलर घट गई थी। हमारा जो इंपोर्ट का बिल था, जो इनके दौर में छोड़ कर गए थे, 43 बिलियन था। नून लीग के जमाने में वो 60 बिलियन डॉलर का हो गया था, जो दोबारा अब घट के 43 बिलियन पे आ गया है, ठीक है। हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ। करंट डेफिसिट हमारा इस वक्त जो है पॉजिटिव जा रहा है। हमारे इस वक्त आप देखें कि ओवरऑल हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव जा रहे हैं, दे आर पॉजिटिव। लेकिन महंगाई कंट्रोल, महंगाई देखिए, अच्छा महंगाई का मसला क्या है? महंगाई गवर्नमेंट का काम नहीं कंट्रोल करना, महंगाई का सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये करते हैं प्राइवेट लोग जो आड़ती होते हैं, जो बीच के एजेंट होते हैं। आप ये सिस्टम ठीक करें। देखिए, आड़ती लेता है 4 रुपए किलो चीज लेता है, उसको 50 में बेचता है, फिर आगे एजेंट को देता है, एजेंट पथारेदार को देता है, पथारेदार फिर रिटेलर को देता है। तो आप ये जो महंगाई है ना, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा आपको। जावेद साहब, आखिरी पॉइंट फिर मैं अरसलान साहब की तरफ जाऊंगा। बात ये है कि महंगाई का जो तूफान है इसको ख़त्म करना होगा। जो इन्होंने वादे किए थे अवाम के मफाद में इनको काम करना होगा। मैं एक बात, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। सिंध से जो इनकी दुश्मनी है उसको ख़त्म करना होगा। पिछले दिनों एक बात बताऊँ आपको कि नूरियाबाद में सिंध हुकूमत ने अपना एक पावर प्लांट लगाया था, जिसकी 50 पता नहीं 100 मेगावाट बिजली जो कि वफा देनी थी फीडर में, लेकिन इन्होंने उसकी इजाजत नहीं दी। और बाद में हम कोर्ट में गए, कोर्ट से जाके हमने ट्रांसमिशन लाइन अलग से बनाई है कराची के लिए। ठीक है, इसमें कुछ तलखियां दूर करनी चाहिए, सिंध दुश्मनी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। और वज़ीर-ए-आज़म इस पे फोकस भी है। अरसलान ताज साहब, आपको लगता है 2021 माली तौर पे तरक्की का साल होगा? जिस तरह इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव साइन है, फिर कोरोना की वजह से जो डैमेज दूसरे मुल्कों का हुआ वो पाकिस्तान का नहीं हुआ, और हम खुशकिस्मत रहे इस मामले में। आपको लगता है कि 5 साल के बाद, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म भी ये कह रहे हैं कि मुझे ये पूरा मैच खेलने दें, उसके बाद मैं आपको मैच जितवा के दिखाऊंगा, आप होपफुल हैं? जी बिल्कुल, इनको इसी बात का जो डर है कि ये कहीं इमरान खान कामयाब ना हो जाए। और ये बात जो कर रहे थे पीपल्स पार्टी के, तो मुस्तरद शुदा लोगों को एडवाइजर बनाया। और ये मुराद अली शाह साहब जो है, ये मेरे ख्याल से 2012 में डुअल नेशनलिटी के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं।
ऐसी करे तो गरीब। और बात ये कि हलीम आदिल शेख की जो बात कर रहे थे 7,000, तो इनको पूछे अपने कैंडिडेट को 3,000 वोट पड़े थे, और इस वक्त जो सीएम साहब बैठे हुए हैं जिस हल्के से मैं मुंतखब हूँ, मेरे वोट सीएम साहब से ज्यादा है आपके, तो आप तो किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हमें तो पता है ना वो डब्बे कैसे भरे थे, हमें सब पता है। एडवाइजर बैठे हुए हैं, ठीक, तो पता ही नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया अरसलान ताहिर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मोहम्मद फारूक अब्दुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब जावेद नायाब लगाड़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।